नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे कृषि से जुड़े हुए अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं, जिस पर हमारे खास मेहमान से हम विस्तार से बातचीत करते हैं। अगर विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो चूंकि ये एक फोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। आज हम बागवानी से जुड़े 2 खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा फूलों की व्यावसायिक खेती और इसके साथ ही अमरूद की सफल बागवानी। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बागवानी की अमरूद की सफल बागवानी करना चाहते हैं या फिर फूलों की खेती करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस कार्यक्रम में आज मिलेगी। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमान से आप सवाल पूछ के उनसे राय ले सकते हैं। तो आइए आपसे हमारा जो मेहमानों का परिचय है वो करा देते हैं। डॉक्टर मार्कंडेय सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे अगले मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय बागवानी शोध केंद्र गोधरा, गुजरात। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। तो बातचीत की हम शुरुआत करेंगे और फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर सिंह बताएं हमें, यूँ तो हम देख रहे हैं कि जो बागवानी की फसलें हैं वो उसमें किसानों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पैदावार की बात करें तो खाद्यान्न से ज्यादा पैदावार अब मिलने लगा है, लेकिन उसमें खास तौर पर अगर फूलों की बात की जाए तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से किस तरह से फूलों की जो व्यावसायिक खेती है वो लाभदायक साबित हो सकती है? ये देखें तो दिन प्रतिदिन जो है कि फूलों की खपत जो है हमारी घरेलू बाजार में बढ़ती जा रही है जी। और जब किसी चीज की खपत बढ़ती है तो उसकी खेती करने का उद्देश्य जो है कि सिद्ध हो जाता है। और इसमें यदि हम देखें तो जो प्रति इकाई क्षेत्रफल जो फूलों की खेती से आय होती है, जो हॉर्टिकल्चर के अन्य डिपार्टमेंट हैं जैसे फल है, सब्जी है, उनसे जो है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है फूलों की खेती से अधिक आय होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई को इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि किस फसल को, फूल के किस फसल को किस जलवायु में हमें चुनाव करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं जहाँ पे जाड़े के दिनों में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है और गर्मी में के समय में जो है कि तापमान बहुत ऊपर नहीं जाता मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत, तो उसमें जैसे लिलियम की खेती है, कार्नेशन की खेती है, जो लो टेम्परेचर को, तापमान को जो है कि उपयुक्त पाया जाता है, उसका जो है कि चुनाव करना चाहिए। इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में गुलाब की खेती हो गई, गुलदाउदी की खेती हो गई, ग्लेडियोलस की खेती हो गई कट फ्लावर्स के रूप में, और लूज फ्लावर के रूप में जैसे गेंदे की खेती हो गई, गुलदाउदी जिसको हम बबूना बोलते हैं उसकी खेती हो गई। और आजकल बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स हैं जैसे कैलेंडुला है, एंटीराइनम है, डहेलिया है, इनका दिन प्रतिदिन हमारे घरेलू बाजार में मांग बढ़ती जा रही है। और यानी किसानों के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद है। आप अपने क्षेत्र और जलवायु के अनुसार और पास के जो बाजार है वहां पर मांग किस तरह की निकल रही है उसके अनुसार आप फसलों का चुनाव कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किस तरह से फूलों की खेती करें इसके बारे में विस्तार से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। भारत में लंबे समय से फूलों की खेती होती रही है और अब तो फूलों की खेती आर्थिक रूप से लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में देखी जाती है। समकालिक पुष्प जैसे गुलाब, कमल, ग्लेडियोलस, रजनीगंधा और कॉर्नेशन आदि के बढ़ते उत्पादन के कारण गुलदस्ते और उपहारों के रूप देने में इनका उपयोग काफी बढ़ा है। फूलों को सजावट और औषधि के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा घरों और कार्यालयों को सजाने में भी इनका उपयोग बहुतायत से होता है। ऐसे में फूलों की खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। भारत में कई कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जो नाजुक और कोमल फूलों की खेती के लिए अनुकूल हैं। फूलों की खेती अत्याधुनिक पॉली और ग्रीन हाउस दोनों तरह की स्थितियों में की जाती है। आज के समय में फूलों की खेती एक लाभदायक कृषि व्यवसाय बन चुका है। घरेलू और निर्यात बाजारों में फूलों की मांग बढ़ने से ऐसा हुआ है। किसान ग्लेडियोलस,
गेंदा, कॉर्नेशन, गुलदाउदी, गुलाब और लिलियम जैसे व्यावसायिक फूलों की खेती कर सकते हैं। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से वे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जी हाँ, तो फूलों की खेती से जुड़ी ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब अमरूद की खेती के बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर मिश्रा जानना चाहेंगे, अमरूद की सफल बागवानी करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी मैडम, मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों को कि आजकल किसान भाई अमरूद की बागवानी करना अन्य फल फसलों की तुलना में ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। उसके कई सारे कारण हैं जी। उसका एक कारण है कम देखरेख में अधिक उत्पादन, और इसमें दूसरे साल उससे ही फल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अमरूद एक ऐसा इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि कम देखभाल और कम संसाधनों में भी इसकी खेती हो जाती है जी। लेकिन अगर किसान भाई कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आजकल जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात हो रही है, सघन बागवानी जी। उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैनापी मैनेजमेंट करना है, कब काट छाट करनी है, कब इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का छिड़काव करना है, और इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरा, फल बैगिंग करना है, ग्रेडिंग करना है, पैकिंग करना है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर मिश्रा इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। अमरूद भारत का बहुत ही लोकप्रिय फल है। गुणों से भरपूर अमरूद को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। अमरूद में विटामिन, आयरन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। अमरूद को जहां फल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अमरूद की जेली, बर्फी और कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अमरूद की खेती गर्म और शुष्क जलवायु में की जा सकती है, क्योंकि ये गर्मी और पाला दोनों सहन कर सकता है। अमरूद की खेती के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल माना जाता है। वैसे तो अमरूद की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसकी अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। अमरूद की खेती के लिए जुलाई से अगस्त का महीना सबसे अच्छा होता है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां फरवरी और मार्च में भी अमरूद के बीज लगा सकते हैं। अमरूद की सफल बागवानी के लिए इसमें समसामयिक कार्य करना भी जरूरी है। फरवरी में आने वाले फूलों को तोड़ दें। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में छटाई का काम शुरू किया जाना चाहिए। ये मार्च के प्रथम सप्ताह तक जारी रखा जा सकता है। पिछले मौसम में विकसित शाखाओं के 10 से 15 सेंटीमीटर अग्रभाग को काट देना चाहिए। इसके अलावा टूटी हुई रोगग्रस्त आपस में उलझी शाखाओं को भी निकाल दें। छटाई के तुरंत बाद कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 से 3% मात्रा का छिड़काव या बोर्डो पेस्ट का शाखाओं के कटे भाग पर लेपन करना चाहिए। बागों की निराई गुड़ाई और सफाई का काम करें। अमरूद के नवरोपित बागों की सिंचाई करें। जहाँ तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि अगर आप अमरूद की खेती कर रहे हैं तो किस तरह से भी समसामयिक कार्यों का ध्यान आपको रखना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि हम अमरूद की सफल बागवानी की बात कर रहे हैं और अच्छी पैदावार जो है तभी मिल सकती है जब अच्छी किस्मों का चुनाव किसान करें। तो अमरूद की कौन सी अच्छी किस्में हैं और किस तरह से जो अपने क्षेत्र के अनुसार है किसान उनका चुनाव कर सकते हैं? कि किसान भाइयों को अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चयन करना चाहिए। जी जी। लेकिन भारतवर्ष में सबसे पुरानी जो 2 किस्में हैं जो पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं, वो हैं इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण जाना जाता है जी। और ये इलाहाबाद कौशाम्बी जो हमारा उत्तरी भारत का क्षेत्र है, ये बेस्ट क्वालिटी रॉ प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है जी। ये 2 किस्में हैं, इलाहाबाद सफेदा L49 या सरदार के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों किस्में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उगाई जा सकती है। इनकी जो है अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है जी। इसके अलावा हमारे जो कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थाएं हैं, जैसे CSS लखनऊ है और बंगलौर है,
यहाँ से कुछ किस्में निकाली गई हैं, खास करके जो लखनऊ की किस्म है, तो ललित है, ये इसकी अडैप्टेबिलिटी काफी अच्छी है। ये भारत के सभी भागों में पॉपुलर हो रही है। इसकी खास बात यह है कि इसका गूदा भी लाल होता है। खाने के अलावा, फ्रेश फूड कंजप्शन के अलावा इसका जो है प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इसका जो है बहुत अच्छा जूस बन सकता है, नेक्टर बन सकता है, इसलिए किसान भाई इसको ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं इस समय। इसके अलावा तो अमरूद की खेती जो किसान करते हैं वो सीधे सीधे फलों को बेचने के अलावा मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इससे आमदनी प्राप्त हो सकती है, और इसलिए जो किस्मों का जो ध्यान रखना है वो भी जरूरी हो जाता है। बहरहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम डॉक्टर मिश्रा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुनील कुमार जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सुनील जी, जी पूछिए अपना सवाल। जी आपकी आवाज, जी नमस्कार, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम। जी नमस्कार सुनील जी, लेकिन आपसे गुजारिश हम ये करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। मेरा सवाल ये है कि मैं प्रयागराज से हूँ। जी 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 सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं प्रयागराज से हूँ और मैं अमरूद की खेती करना चाहता हूँ, तो हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजाति ऐसी होगी जो हम लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार दे सके? क्या उद्यान विभाग से कुछ इसका अनुदान मिल सकता है? जी जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा। जी मैडम, हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया इसका नाम बदल करके। यहाँ की जो मुख्य किस्म है इलाहाबाद सफेदा है, एप्पल कलर है, जो कि वहाँ बहुत अच्छा कलर, मतलब एप्पल कलर एक ऐसी किस्म है जो बाहर से बिल्कुल दूर से लगता है बिल्कुल सेब कलर का होता है, सेब ही लगता है। उसको जो है मतलब जो हमारे कंज्यूमर हैं वो आसानी से लेते हैं, उसका अट्रैक्टिव कलर होता है। तो एप्पल कलर हो गया, इलाहाबाद सफेदा हो गया। वहाँ की एक ऐसी किस्म संगम या इलाहाबाद सुरखा के नाम से भी जानते हैं उसको, बाहर से भी लाल होती है, अंदर से भी लाल होती है। तो इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, हालांकि फूड साइज छोटा होता है, लेकिन इसकी मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। इसको प्रोसेसिंग के तौर पे भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो किस्में हैं, ललित है, श्वेता है, ये बहुत अच्छी वहाँ के लिए साबित होंगी। जी बिल्कुल सुनील जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन्हीं में से किसी अच्छे किस्म का आप चुनाव करेंगे और अच्छी पैदावार भी आपको जरूर मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सिंह, हम फूलों की खेती के बारे में भी बातचीत कर रहे थे और आपने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों के बारे में भी बताया कि किन किन फूलों की खेती वहाँ की जा सकती है। इसके अलावा जो देश के बाकी हिस्से हैं वहाँ पर जलवायु मिट्टी के अनुसार कुछ और सुझाव आप किसानों को देना चाहेंगे, किन फसलों का चुनाव करें? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी पीछे जब चर्चा हो रही थी तो मैदानी क्षेत्रों की बात हो रही थी, तो मैदानी क्षेत्रों में मैं बोल रहा था कि लूज फ्लावर्स के लिए जैसे गुलदाउदी की खेती है, और उसमें भी गुलदाउदी में बबूना जो सीजनल गुलदाउदी होता है उसको लूज फ्लावर के लिए इसकी खेती करते हैं। इसके साथ गेंदा में अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, दो तरह का गेंदा होता है। अफ्रीकन गेंदा के जो फूल का साइज होता है वो बड़ा होता है और फ्रेंच गेंदा के फूल का साइज छोटा होता है, इसकी भी खेती की जा सकती है। और तीसरा जो है कि रजनीगंधा जो काफी खुशबू जो है कि बिखेरता है, और उसकी खेती ये देखें तो मैदानी क्षेत्रों में मेरठ के आसपास का एरिया देखें, आगरा के आसपास देखें, अलीगढ़ के आसपास का एरिया देखें, तो काफी किसान जो है कि इसको व्यवसायिक तौर पे इसकी खेती कर रहे हैं और दिल्ली के बाजार में इसको भेज करके काफी अच्छा आय जो है कि अर्जित कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खुले फूल हैं उनका बाजार कितना बड़ा है और उसकी तुलना में जो कट फ्लावर की श्रेणी में फूल आते हैं उनका बाजार कितना बड़ा है, और किस तरह से किसान ये तय करे कि उन्हें किस तरह के फूलों की खेती करनी चाहिए? जैसे यदि हम कट फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें एक संरक्षित खेती की बात आ जाती है जी। और संरक्षित खेती में जैसे पीछे भी चर्चा हो रही थी तो उसमें ये था कि कार्नेशन की खेती और गुलाब की खेती, जरबेरा की खेती, और जो गुलदाउदी जिसको हम क्राइजेंथेमम कहते हैं उसकी कट फ्लावर्स की जो किस्में हैं उसकी खेती जो है कि संरक्षित खेती जो पॉली हाउस के अंदर जो है कि हम उगाते हैं उसकी खेती करते हैं। लेकिन जो किसान भाई ये चाहते हैं कि हम कम लागत लगा करके जो है कि फूलों की खेती करना चाहते हैं और अपनी पारंपरिक जो खेती है, धान गेहूं की खेती है, उससे अच्छी आय हम कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कि गेंदे की खेती और बबूना जो सीजनल मौसमी जो
गुलदाउदी है, उसकी खेती करना जो है कि सबसे उपयुक्त पाया गया यानी है। कि शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल, और भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे हम फूलों की खेती के बारे में और अमरूद के सफल बागवानी के बारे में, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं फूलों की व्यावसायिक खेती और अमरूद की सफल बागवानी के बारे में। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मनदीप कुमार जी हरियाणा हिसार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मनदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, स्वागत है जी मैम जी। जी मनदीप जी, सबसे पहले आपसे हम गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे देरी होगी बातचीत में। हाँ जी, कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा था सर जी, ये एक अमरूद का पौधा लगा था जी, मैं उसका फल झड़ गया जी। इतना फल आ रहा था, बहुत ज्यादा जी। अमरूद का पौधा लगाया था आपने? हाँ जी। ठीक है, और उसमें क्या समस्या आ रही है? उसका फल झड़ गया जी, सब फूल फाल नीचे गिर गए जी। फूल वगैरह झड़ गए हैं इसके? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर मिश्रा, क्या वजह हो सकती है? हेलो, हाँ डॉक्टर मिश्रा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, मिल रही है। हिसार से मनदीप जी ने सवाल पूछा है कि उन्होंने अमरूद का पौधा लगाया था और फूल वगैरह झड़ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? ना, अमरूद में इस तरह कोई समस्या नहीं पाई जाती फूल आए झड़ जाए। अच्छा। जो नया पौधा होता है, 1 साल का होता है, उसमें जो पहला फूल आता है कई बार झड़ जाता है। अच्छा। लेकिन उसमें भी कुछ फल सेट होने चाहिए और हो सकता है कि और कोई समस्या हो जिसके कारण जो है फल झड़ रहा हो, तो वहाँ आसपास के जो केवी है वहाँ को दिखा लें, वो किसी को एक्सपर्ट को बुला करके, तो ज्यादा उनको सफलता मिलेगी कि क्या प्रॉब्लम है समझने में। बिल्कुल। तो ऐसे में आपसे डॉक्टर मिश्रा जानना चाहेंगे कि किसान जब बाग लगाते हैं तो उसी समय किसानों को किस तरह की सावधानी बरत लेनी चाहिए या किस तरह से बचाव के कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि आगे चल के उन्हें एक अच्छी पैदावार मिल सके? जी मैडम, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये कम देख रेख में विपरीत जलवायु और मृदा परिस्थितियों में भी इसकी बागवानी आसानी से हो जाती है। यहाँ तक कि लवड़ी क्षेत्रों जहाँ मृदा में लवण ज्यादा है वहां पे भी इसका हम बागवानी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की मिट्टी का चुनाव करें ताकि जो है उनको अधिक लाभ मिले। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी और ऐसी मिट्टी जिसमें जो है जल भराव ना होता हो और पानी की निकासी आसानी से हो जाती हो बारिश के मौसम में, ऐसी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। और इसमें मृदा का पीएच मान 5.5 7.5 हो तो बेस्ट पाई गई है। दूसरा, ऐसी जलवायु जहाँ पे ठंडी गर्मी पड़ती, जहाँ ठंडियों में थोड़ा अच्छी ठंडी पड़ती है, तो ऐसी जगहों पे इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है फल की। और ऐसे फल जो ठंडी में पैदा होते हैं उनकी भंडारण क्षमता ज्यादा होती है और दाम भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि ऐसे फलों की साइज ज्यादा होती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 1000 मिलीमीटर तक बारिश होती हो, 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती हो,
वहाँ पे इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, बातों को रखना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा आगे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच डॉक्टर सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, ब्रेक पे जाने से पहले आप फूलों की संरक्षित खेती के बारे में बता रहे थे, तो जानना चाहेंगे कि क्या लाभ हैं संरक्षित खेती के, और पॉली हाउस में कौन कौन से फूल जो हैं वो उगाए जा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखें? संरक्षित खेती में फूलों की जो खेती होती है, उन फूल के जो फसल हैं उनको किस तरीके से जो है बाहर यदि खेती करें और अंदर पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं तो दोनों के पैदावार और गुणवत्ता में क्या अंतर होता है और क्यों होता है, इसके ऊपर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे विंटर में जो हमारे जाड़े का मौसम है, बाहर का तापमान जो है कि काफी कम हो जाता है। जब हम पॉली हाउस के अंदर जो है कि उन फसलों को उगाते हैं तो उसके नेचुरल जो वेंटिलेशन है, जिससे हवा का आवागमन होता है, शाम को 4 बजे के आसपास जो है कि वेंटिलेशन को बंद कर देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, तो उससे उसके अंदर जो है कि तापमान बढ़ जाता है। और दूसरी चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है ग्रीन हाउस के अंदर जो है हमेशा जो है कि ओपन से ज्यादा रहता है, जिससे जो है कि फोटोसिंथेसिस जब सुबह होता है तो उसमें जो फूड मटेरियल है वो अच्छा उन पौधों में बनता है और उसके कारण जो है पुष्प की गुणवत्ता जो है कि अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ये देखें कि कीड़े मकोड़ों का जो प्रबंध होता है पॉली हाउस के अंदर जो है, जो ओपन में हम खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उसके अपेक्षा जो है कि पॉली हाउस के अंदर उसका प्रबंधन करना आसान होता है, क्योंकि बाहर से कीड़े मकोड़ों का जो है कि समावेश जो है कि पॉली हाउस के अंदर ये जाली लगी है तो उसके अंदर नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको वानस्पतिक वृद्धि के बाद जो है कि उसमें जो पुष्प उत्पादन होने के लिए एक न्यूनतम तापमान की जरूरत होती है, और वो पॉली हाउस के अंदर ही मिल पाता है, जिसके कारण जो है कि पूरे वर्ष जो है कि वो पौधा जो है उसके अंदर पुष्प उत्पादन करता रहता है। लेकिन उसकी जो होने वाली लागत है वो बाहर जो खेती होती है उससे अधिक होती है, लेकिन जो उसके अनुपात में उससे प्रति इकाई क्षेत्रफल जो आय होती है बाहर जो फूलों की खेती करते हैं उससे बहुत अधिक होती है। और दिन प्रतिदिन ऐसे फूल जो संरक्षित खेती में उगाए जा रहे हैं, चाहे कार्नेशन के हों, चाहे गुलाब के हों, चाहे लिलियम के हों, चाहे गुलदाउदी के हों, ये हमारे घरेलू बाजार में बहुत अच्छी मांग इसकी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है किसान की आय जो है इस संरक्षित खेती से बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो संरक्षित खेती आप इन फूलों की कर सकते हैं और इसमें गुणवत्ता युक्त जो पैदावार है वो आपको मिलता है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से ब्रजेश जी बोल रहे हैं। ब्रजेश कुमार यादव बोल रहा हूँ मैम। जी जी बिल्कुल ब्रजेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अमरूद की मैं खेती करना चाहता हूँ, इसमें मैं कौन सी किस्म लगाऊं जिसमें मुझे थोड़ी अच्छी पैदावार मिले। जी और उसके साथ में हम कौन कौन सी खाद डालें जिससे मुझे अच्छी पैदावार मिल सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा एक बार फिर से कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बता दें उत्तर प्रदेश बाराबंकी के लिए, और साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए अमरूद के बागों में। जी और जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी ब्रजेश जी शायद कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं। ब्रजेश जी ये दूरी भी, डिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, कितनी डिस्टेंस पे लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जी डॉक्टर मिश्रा। विनोद जी, आप अमरूद की बागवानी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपके पास में ही हमारा एक संस्थान है ICR का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, रामान खेड़ा में है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक बार घूम के आइए। वहाँ से कई सारी किस्में विकसित की गई हैं, श्वेता है, ललित है, धवल है, लालिमा है, और इसके अलावा बहुत सारी और किस्में जो पॉपुलर हो रही हैं। प्राइवेट नर्सरी की भी है, जैसे BNRBE है, बड़ा साइज का फल आता है आजकल, मार्केट में काफ़ी डिमांड हो रही है, तो इस तरह की किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन BNRBE या इस तरह की जो किस्में हैं, थाई गुआवा के नाम से जानी जाती हैं, इसकी देख रेख जो सामान्य गुआवा अमरूद की किस्में हैं उससे ज़्यादा होती है, ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी आपको। उसको सघन बागवानी में आपको जाना पड़ेगा, पास पास लगाना पड़ेगा। तो आप पूछ रहे थे कि किस डिस्टेंस पे लगाएं, किस दूरी पे लगाएं। तो जो सामान्य जो ट्रेडिशनल तरीका है, 5 से 7 मीटर की दूरी पे अमरूद को लगाया जाता है। हमारे कई बार ये देखा गया है कि पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर रखी जाए और कतार से कतार की दूरी 6 मीटर रखी जाए,
उसमें 555 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। इसमें इस विधि में पौधों को मैनेज करना आसान होगा, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर चल सकता है और शुरुआती दिनों में आप इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा, आप पूछ रहे थे कि पोषक तत्वों का जो है कैसे इसमें डाला जाए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सामान्य तरीके से पोषक तत्व डालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मृदा की फर्टिलिटी क्या है। उसके लिए मृदा का सैंपल टेस्ट कराइए और जब तो उसके अनुसार ही जो है इसमें खाद और उर्वरक डाला जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करा सकते हैं, नहीं कराए हैं, तो सामान्य जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जो है शुरू के वर्षों में जो है आप जो है जो एक रिकमेंडेशन है, जो 5 साल का पौधा है या उससे ऊपर का पौधा है, तो करीब 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश ये साल भर में एक डालते हैं। तो डालने का टाइम ये होता है कि गाँव में 3 बार फसल आती है, तो डालने का टाइम अलग अलग होगा। कौन सी फसल आप लेना चाहते हो उसके हिसाब से आपको समय तय करना पड़ेगा कब आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। डालना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, बहुत ही विस्तार से यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल गया है। उम्मीद है कि इस पर आप जो सुझाव भी मिले हैं उस पर आप अमल भी जरूर करेंगे। बहरहाल हेलो किसान कार्यक्रम में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके लिए एक बेहद ही आवश्यक सूचना है जो कि नए बनाए गए कृषि कानून से जुड़ी हुई है। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस आवश्यक सूचना पर। सार्वजनिक सूचना। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा sc.committee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस आवश्यक सूचना के बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल यहाँ पर पहले शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मिथिलेश कुमार यादव जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा अमरूद का पेड़ है, ठीक है, वो 2 साल तो अच्छा फरा, उसके बाद अब जब फरता है ना तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। जी, कहाँ फलों में कीड़े लग जाते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है। किस मौसम में? इसी मौसम में, जब गर्मी वाले फल होते हैं ना उसमें 12 मास फरता है अमरूद। जी जी जी। और उसके बाद वो जो है उसमें जब जो फल होता है उसमें जब पकने लगता है कीड़े लग जाते हैं, उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं सर। जी, अभी जैसा कि मैडम ने बता रहा था कि अमरूद में पूरे वर्ष में 3 बार फल आते हैं। जी जी। पहला जो है अभी अम्बे बहार बोलते हैं, आम के टाइम में जो फूल आता है मार्च अप्रैल में, इस फल जुलाई अगस्त अक्टूबर के शुरुआत तक पकता है। ये जो फल जो बरसात में पकता है, इसी में फ्रूट फ्लाई लगता है। इसमें फ्रूट फ्लाई की जो मादा है
फल के 3 से 4-5 मिलीमीटर के अंदर जो है अंडे देती है। बाद में वो 3-4 दिन बाद अंडा से इल्ली निकलती है, वो अंदर से फल को खराब कर देती है, फल जो है सड़ के गिर जाता है जी। बाद में वो पीपा बन के फिर एडल्ट बन जाता है। तो मिला के अगर आप साफ सफाई बाग की नहीं रखेंगे तो वो फ्रूट फ्लाई वहीं आपके बाग में ही फलती फूलती रहती है। तो ऐसे फल जो है जो सड़ के गिरे हैं उनको जो है कलेक्ट करके अच्छी तरीके से गड्ढे में दबा देना चाहिए। दूसरा, आपको इस चूंकि फल मक्खी फल के अंदर अंडे देती है, उसको मारना आसान काम नहीं है। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप मिथाइल यूजिनाल जो बोतल का ट्रैप होता है उसमें 1% मिथाइल यूजिनाल और 1% ये इंसेक्टिसाइड मेलाथियान, इसका घोल का स्वयं बोतल में डाल करके 10 से 15% के हिसाब से ट्रैप लगाना पड़ता है ताकि इस जो है एडल्ट ट्रैप हो जाए और नए बच्चे पैदा ना हो। दूसरा ये है कि आप फल क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं, बाहर नियंत्रण कहते हैं। इसको अगर आप ठंडी की फसल लेंगे तो उसमें समस्या नहीं आती। ठंडी लेने के लिए आपको मई के महीने में नए कल्ले आए थे, उसका 50% भाग ऊपर से काट दें। तो जून जुलाई के महीने में नए कल्ले आएंगे, उसमें नए फूल लगेंगे और जो उसका फल जो है जाके ठंडियों में पकेगा। इसमें फल मक्खी नहीं लगती है, इसमें बीमारी नहीं लगती है। जी जी, बिल्कुल मिथिलेश जी, उम्मीद है कि आप इस सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे। बाहर नियंत्रण का भी ध्यान रखें और जिन फसलों में कीड़े लग गए हैं उन्हें तोड़कर ज़मीन में दबा दें और इस तरह से जो इस समस्या का समाधान है वो ज़रूर होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम फूलों की व्यावसायिक खेती की बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मांग रहती है गुलाब के फूलों की, फूलों का राजा भी कहा जाता है। तो गुलाब की खेती जो किसान करना चाहते हैं वो किस तरह से, किन बातों का ध्यान रखें? हम देखते हैं कि ये अलग अलग रूप में, बहुत तरह के रंग में, काफ़ी वैरायटी इसकी मौजूद है गुलाब की, तो क्या आप उन्हें सुझाव देंगे? बिल्कुल, गुलाब की खेती जो किसान भाई करते हैं वो उनके करने का जो उद्देश्य है 3 है जी। एक तो है कट फ्लावर्स के रूप में जो खेती करते हैं, वो अधिकांशतः जो है संरक्षित खेती करते हैं, लेकिन कुछ एरिया जैसे लखनऊ के आसपास का एरिया है उसमें जो है कि खुले खेत में भी कुछ किस्मों को जो है, जैसे सुपर के नाम से जो है कि हमारे घरेलू बाजार गाजीपुर में वो फेमस है, उसकी खेती खुले मैदान में करते हैं। इसके अलावा जो उसकी खेती करते हैं लूज फ्लावर के लिए, जैसे उसमें रोज शरबत है और अभी रोजा डेमेशिना की जो किस्में हैं जैसे हिम रोजा, हिम ज्वाला है, इसको भी लूज फ्लावर्स के लिए तो नहीं, लेकिन अधिकांशतः इसकी जो खेती होती है उससे तेल निकालने के लिए जिसका इत्र बनता है और गुलाब जल के लिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई नई मतलब तरीके से गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले जगह का जब चुनाव करें तो वहाँ की जो मिट्टी हो वो अम्लीय नेचर का होना चाहिए, मतलब जिसका पीएच मान जो है 6.5 के नीचे यदि रहता है, 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में हो, अब बलवी दोमट हो, तो हम ये कहते हैं कि इसमें गुलाब की खेती चाहे आप संरक्षित रूप में करें या खुले रूप में आप लूज फ्लावर के लिए या आप तेल निकालने वाली किस्मों की खेती करना चाहते हैं तो वो मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है जो है। जी बिल्कुल। और तो गुलाब के लिए कुछ और किस्मों का जिक्र करना चाहेंगे? एक तेल निकालने के लिए जैसे कि आपने बताया गुलकंद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, औषधीय गुण भी है, तो ऐसे में भी कई और उत्पाद भी जो है वो गुलाब से बनते हैं, उसके फ्लेवर के लिए बनते हैं, तो ऐसे में कुछ और खास किस्मों का जिक्र करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे यदि उसके तेल की बात करते हैं तो हिम रोजा, हिम ज्वाला जो रोजा डेमेशियाना की किस्में हैं और एक नूरजहां इसकी किस्म है, उसको भी तेल के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। और रोजा चाइनेंसिस एक स्पीसीज है बेसिकली, और इसका फ्लावर्स जो है लूज फ्लावर्स के लिए कमर्शियल तौर पे, जैसे यदि हम राजस्थान में पुष्कर के एरिया में देखें या नॉर्दर्न प्लेन्स में जहां भी लूज फ्लावर्स के लिए इसकी खेती की जाती है, रोजा चाइनेंसिस की है, रोज शरबत की है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने अभी एक नई किस्म का निजात किया है जिसका नाम है पूसा अल्पना। ये भी लूज फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छी पाई गई है। और इसके साथ साथ जब हम कट फ्लावर्स की बात करते हैं तो जैसे खुले खेत में हम सुपर की बात किए, इसी तरीके से संरक्षित खेती जो हम करते हैं गुलाब की, उसमें ताजमहल है, कन्फिटी है, स्टारलाइट है,
ये सारी किस्में हैं जिसको व्यवसायिक तौर पे किसान भाई खेती तो करके किस और उद्देश्य अच्छी से आय आप अर्जित खेती कर रहे करना हैं। चाहते हैं उसके अनुसार आप किस्मों का चुनाव करें। और इसी तरह से फूलों की व्यावसायिक खेती और अमरूद की सफल बागवानी के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें हमारे साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम फूलों की व्यावसायिक खेती पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही अमरूद की सफल बागवानी के बारे में भी बातचीत जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। महेश शर्मा जी बड़ौत उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी स्वागत है आपका, क्या आप पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौत से जी। जी जी नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, गुलकंद बनाने के लिए गुलाब का कौन सा पौधा सर्वोत्तम रहेगा, बताने की कृपा करें। जी बिल्कुल बताएं डॉक्टर सिंह। महेश शर्मा जी, जैसे गुलाब की बात हो रही थी तो पीछे हम बोल रहे थे कि लूज फ्लावर्स के लिए जो किस्मों में जैसे रोजा चाइनेंसिस की हम खेती करते हैं तो उसके पेटल्स का जो रंग है लाल है, और गुलकंद के लिए उस देसी किस्मों का चुनाव किया जाता है जिसके पंखुड़ी का रंग जो है कि पिंक हो। और इसमें जैसे यदि हम देखें तो जैसे पूसा की किस्म नई निकली है, पूसा अल्पना के नाम से, ये भी किस्म इसके लिए उपयुक्त होगी। और रोजा इंडिका वैरायटी ओड्राटा जो देसी गुलाब जो होता है जो है उसका जो किस्म होता है उसके अंदर भी सुगंध है, उसको भी ले सकते हैं। और एक लखनऊ से सीमैप की वैरायटी निकली है नूरजहां के नाम से जो है उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते सिर्फ आपको ध्यान देना है कि उन्हीं किस्मों से गुलकंद को हम अच्छी तरह बना पाते हैं जिसके पंखुड़ी के अंदर जो है सुगंध हो और उसका रंग जो है गुलाबी हो। जी बिल्कुल महेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्यावसायिक खेती के बारे में हम और भी ज़्यादा चर्चा करें उससे पहले ये बताएं कि जो किसान व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं फूलों की, उन्हें किस तरह से अनुदान या किस तरह से और मदद जो है वो मिल सकती है? हाँ, यदि जो किसान भाई फूलों की खेती करना चाहते हैं तो मैं शुरुआती तौर पे भी बोला था कि फूलों की खेती जो संरक्षित खेती होती है उसमें लागत अधिक लगती है, तो उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, यदि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गांव में है वहाँ से भी इसके लिए पॉली हाउस बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई विधि से जो सिंचाई करते हैं उसको लगाने के लिए
ग्रेडिंग, जहाँ पे फूलों को काटने के बाद ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं, हाल जो बनाते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी मिलता है। और जो हमारा जिले का जो है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो उद्यान विभाग है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो जिला उद्यान अधिकारी बैठते हैं, उनके माध्यम से भी आप सब्सिडी के ऊपर जो है कि चर्चा कर सकते हैं। और ब्लॉक के ऊपर जो कृषि विभाग है, वहाँ पे भी इसकी सब्सिडी के लिए चर्चा की जा सकती है। जी 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 बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। रामनिवास जी कुरुक्षेत्र हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी रामनिवास जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ जी, हाँ जी जी। टीवी की आवाज बंद कर दे रामनिवास जी। बंद कर दीजिए जी जी, बताइए। मैडम जी, हमारा जो अमरूद का पेड़ था ना जी, उसके ऊपर हमने किया कि बेल चढ़ाई थी, उसके बाद वो सूख गया। अच्छा। वो दोबारा हरा भरा नहीं होता और ना उसका अमरूद लगे। कितने साल का था आपका पौधा? पौधा 2-3 साल का जी। ठीक है, और सूख गया अचानक से? अचानक सूख गया कि बेल चढ़ गई उस पर। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, अगर आप इनकी समस्या समझ पा रहे हो, क्या वजह हो सकती है? मैडम, आजकल ऐसा है ना जी, अमरूद की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको नेशनल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, वो है म्लानी या बिल्ट के नाम से जानते हैं उसको, जो है अच्छा। ये 2 कारणों से होता है। एक तो पहला कारण जो है मृदा में रहने वाला कवक जनित फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, फ्यूजेरियम और राइजोटोनिया है, कई सारे और फंगस हैं। इसके अलावा है नेमेटोड। तो जिस नर्सरी से पौधा लेके आए थे, ऑलरेडी वो या तो नेमेटोड से इन्फेक्टेड था या फिर फ्यूजेरियम से इन्फेक्टेड था। ठीक है, तो पौधा लगाने के 2-3 साल बाद मरा है, तो मैं आशा करता हूँ कि फ्यूजेरियम से नहीं, वो नेमेटोड से इन्फेक्टेड था। नेमेटोड में क्या है, पौधा धीरे शुरू में तो ग्रोथ करता है, बाद में जब वो इन्फेक्शन पूरी तरह से फैल जाता है नेमेटोड का, तो जो पौधा जो है धीरे धीरे सूखना शुरू करता है और कुछ उसमें ग्रोथ नहीं होती है और पौधे के जो छाल है वो भी ऑफ कलर में हो जाती है, तो 1-2 साल में 3 साल में सूख जाता है। तो नेमेटोड के लिए क्या है कि उसके लिए जो है कार्बोफ्यूरन डस्ट का छिड़काव करना चाहिए था मिट्टी में, या फिर जो है किसी भी नेमेटिसाइड से जो है उसको जड़ को ट्रीट करके पौधा लगाना चाहिए था। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी नर्सरी से ले आए जहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। और कहाँ से पौधा प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर मिश्रा? और साथ ही जैसे अनुदान का हम जिक्र कर रहे थे, एक कॉलर का सवाल भी था आपके लिए, आप जानना चाहेंगे कि अनुदान अगर चाहते हो किसी तरह का तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? अभी तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे ना, अनुदान के 2 ही तरीके हैं। एक तो जिला उद्यान अधिकारी जो है वहां से पता लगा सकते हैं किसान भाई की किस तरह की जो है स्कीमें आई हैं, तो उस स्कीम में उनको अगर इंटरेस्ट है तो फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को जो है अप्लाई करें, तो अप्लाई करना पड़ता है, वो लोग भी अनुदान देते हैं। ठीक, यही 2 तरीके हैं। जी जी जी। नर्सरी की बात आप कर रही थी मैडम, नर्सरी एक जो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान है फलों के लिए, खास करके लखनऊ है, बंगलौर है, हमारा गोधरा है, इन सब जगहों से उनको लेना चाहिए। दूसरा, जो आसपास के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे उत्तरी भारत में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे, प्रयागराज इन सब, तो वहाँ पे बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद है, CSC कानपुर है, और इस तरह से जो है क्षेत्रवार जो यूनिवर्सिटीज, यानी कि लोकल नर्सरी के बजाय ऐसे किसी प्रमाणित स्रोत जो होते हैं वहीं पर संपर्क करें, वहीं से अगर पौधा लेंगे तो बेहतर रहेगा। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं जगदीश सैनी जी, देवास मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। जी जगदीश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खासे गांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जी जगदीश सैनी बात कर रहा हूं जी। जी जी जी, मैं जानकारी ये चाह रहा हूं जी कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में, मतलब जैसे कि अब गर्मी लगने वाली है जी, इस मौसम में कौन से फूलों की खेती करें जो अच्छी उपज मिले हमको? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर सिंह, इस टाइम पे गर्मी के सीजन में ये देखें तो हमारे घरेलू बाजार में कट फ्लावर्स में सूर्यमुखी का जो है बहुत अधिक डिमांड जो है गर्मी के सीजन में बढ़ती जा रही है। और सूर्यमुखी में वो सूर्यमुखी जो तेल के लिए किस्में हैं वो नहीं है, ये ऑर्नामेंटल के रूप में इसकी खेती जो है की जा रही है। तो एक तो सनफ्लावर्स को आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ सीजनल फ्लावर्स हैं, जैसे आपका ये कोचिया है,
कोचिया को ले सकते हैं, और बालसम है, जाड़े के सीजन में थोड़ा सा गर्मी से आगे जाता है तो बालसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप पॉली बैग में ग्रो करें और ग्रो करके नर्सरी में यदि आप उगा करके और इसको गमले में बेचना चाहें तो इससे अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। जी जी बिल्कुल जगदीश जी, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम डॉक्टर मार्कंडेय सिंह से फूलों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा से बातचीत हो रही है अमरूद की सफल बागवानी के बारे में, और इनसे बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार ब्रह्मदेव जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाह रहे हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी। हम गर्मी के लिए कोई गेंदा का कोई वैरायटी बताया सर। गेंदे की वैरायटी गर्मियों के लिए? जी ठीक है, आइए जानते हैं। ब्रह्मदेव जी, गर्मी के लिए मतलब गेंदे की यदि खेती गोरखपुर में करना चाहते हैं तो गोरखपुर में गर्मी के मौसम में जो है कि तापमान 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो उसमें ये होगा कि इसी टाइम अभी एक कलकतिया गेंदा आता है और उस पे पीले रंग का और ऑरेंज नारंगी 2 किस्में हैं जो है कलकतिया गेंदा का। तो इसी टाइम यदि आप लगा देंगे तो उसका जो पुष्पन होगा आपको अप्रैल और 15 मई तक मिलता रहेगा। 15 मई के बाद जब तापमान और अधिक हो जाता है तो पौधा जो है कि धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके साथ साथ गेंदे के अलावा भी यदि लूज फ्लावर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें एक पुष्प की किस्म है गिलार्डिया, जिसका फूल जो है कि लूज फ्लावर्स में काफ़ी गर्मी के दिनों में बिकता है। गिलार्डिया को भी उगा सकते हैं, जिसकी नर्सरी अभी 15 फरवरी के आसपास जो है कि नर्सरी पड़ जाएगी। और गेंदा की खेती करना है तो कलकतिया गेंदा लगाने का ये इस टाइम पे उपयुक्त समय है, और जो 15 मई तक जो है आपको फ्लावर्स मिलता रहेगा। बिल्कुल ब्रह्मदेव जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ मिल गया है। और डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे हम कि फूलों की खेती के दौरान किस किस तरह के रोग व कीट का प्रकोप हो सकता है और किस तरह से बचाव करें किसान? इस टाइम पे यदि देखें तो जाड़े के मौसम में सबसे अधिक एफिड, जिसको हम माहू या चेपा के नाम से जानते हैं, उसका प्रकोप होता है। और ये बेसिकली जो उसकी कली है और पत्ती है
वो कोमल पत्ती कोमल कली की जो है कि रस को चूस लेता है। और इसको नियंत्रण करने के लिए जैसे जैविक खेती की बात हो रही है, और अभी हम लोग देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा केमिकल का यदि इस्तेमाल करते हैं तो खेत खराब होता है। तो जो नीम से बनी हुई दवा है, जैसे नीमेगान के नाम से नीम से बनी हुई दवा है, यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो है काफ़ी हद तक जो है कि कंट्रोल कर लेते हैं जो है। और एक बार जैसे आज छिड़काव कर दिया तो फिर दोबारा उसमें 12 से 14 दिन के बाद एक छिड़काव करते हैं तो एफिड से, माहू से निजात मिल जाती है। इसी प्रकार से कैटरपिलर का भी प्रकोप देखा जाता है, जो काटता है, पत्तियों को भी काटता है, कलियों को भी काटता है। तो इसके लिए जो भी इंसेक्टिसाइड जैसे नीमेगान है, इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैलाथियान हो उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, नुआन है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो क्वांटिटी है 1.5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव यदि करते हैं तो इससे नियंत्रण मिल जाता है। डॉक्टर सिंह इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं नागपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। माफ कीजिएगा, रामपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद शेर मियाँ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये पूछना चाह रहा था, मेरे L49 अमरूद लगा रखा है मैंने, 2 साल का पौधा हो गया। ठीक जी जी जी, मैं 2 साल का पौधा हो गया मेरा। उसमें मैंने अभी पीछे बरसात वाली जो फसल ली थी वो उसकी मैंने तुड़ाई करवा दी थी फूल की, और बरसात में आया भी बहुत था लेकिन सर्दियों में ज्यादा आया नहीं। अच्छा। और जो आया भी वो अमरूद मोटा नहीं हो रहा है सर, इसकी जानकारी चाह रहा था। जी बताएं डॉक्टर मिश्रा। जी शोएब जी, आप तराई क्षेत्र में रामपुर से बोल रहे हैं, तो वहाँ की सरदार तो बहुत पॉपुलर किस्म है वहाँ पे। आपने कहा कि जो बारिश का फल तो तुड़ाई करवा दिए थे, फल को तुड़ाई नहीं करवानी है आपको। जो है मैंने जैसा बताया कि जो कल्ला है, जो कली है जिसपे फल लगा हुआ है, उसका नीचे का 1 जोड़ा या 2 जोड़ा पत्ती छोड़ करके आपको पूरी तरह से उस शाखा को काट देना है। ये जून के महीने में या मई के महीने में आपको ये काम करना है, खास करके 15 मई के बाद आप करें ज्यादा बेहतर होगा। तो उसमें जो नए, चूंकि अमरूद में नए कल्लों पे ही फूल आते हैं, तो उसमें जो नए कल्ले आएंगे उसमें फूल लगेगा जुलाई अगस्त के महीने में, वो फल जाके पकेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में। तो उसमें फल अधिक मात्रा में आएगा। आप जब कटाई करेंगे, सिंपल फल तुड़ाई करेंगे तो आपको फल कम लगेगा, चूंकि नए कल्ले कम निकले तो कम फूल बना, फल कम लगा। और कल्ले जो निकले देर से निकले तो अभी जो है उसका साइज नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है। जहाँ ठंडी पड़ रही होगी तो वो फल का साइज नहीं बनेगा, बाद में बनेगा। ये है समस्या। जी 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 बिल्कुल। तो मोहम्मद शेर मियाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो समस्या है उसकी वजह आप जान गए होंगे और आगे से इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है अमरूद की खेती से जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। जी, और आगे बढ़ते हैं बहुत ही संक्षेप में। डॉक्टर सिंह, अगर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे फूलों की खेती करने वाले किसानों को। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फूलों की खेती किसान कर रहे हैं, हम जानते हैं कि फूल काफ़ी नाजुक होते हैं। जी जी। तो इसमें एक तो काटने में सावधानी रखनी है कि जब राइट स्टेज हो, लूज फ्लावर की बात करते हैं तो बिल्कुल खिला हुआ पुष्प हम काटते हैं, और जब कट फ्लावर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम फूल को काटते हैं जब कली के अंदर रंग दिखने लगे। फूलों की तुड़ाई और फूलों की कटाई सुबह के समय करनी चाहिए। और इसके बाद बात आती है कि यदि अच्छी आय अर्जित करनी है अपनी गुणवत्ता युक्त पुष्प से, तो हमें करनी है अच्छी ग्रेडिंग और अच्छी पैकिंग। ग्रेडिंग और पैकिंग ही आपको तो अच्छी तरह से केवल खेती आय और देने के लिए नहीं है, वो ग्रेडिंग और पैकेजिंग पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल जी। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से फूलों की आप व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वहीं अमरूद की भी सफल बागवानी की जा सकती है अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बता दें अगला विषय हेलो किसान कार्यक्रम का क्या होगा। अगला विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ सोमवार को प्रसारित होने वाले हेलो किसान कार्यक्रम का ये विषय रहेगा। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से हमारे पेज पर जुड़ने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान।
और दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।